एक ऐसा शहंशाह जिसके राज में मुगल साम्राज्य अपनी बुलंदी की शिखर पर पहुंचा और फिर उसी के दौर में अनजाने में ही उसके पतन की कहानी भी लिखी जाने लगी। ये दास्तान है औरंगजेब की, विरोधाभासों से भरे एक शासक की। तो सवाल यही है कि आखिर इतिहास औरंगजेब को किस नज़र से देखे, एक महान साम्राज्य बनाने वाले की तरह या उस बादशाह की तरह जिसने सब कुछ दांव पर लगा दिया। चलिए इसी उलझी हुई विरासत को समझने की कोशिश करते हैं। ये हैं औरंगजेब आलमगीर, पूरे 49 साल मतलब लगभग आधी सदी तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की, जो किसी भी मुगल बादशाह के लिए सबसे लंबा शासनकाल था। लेकिन ये ताज, ये तख्त उन्हें विरासत में नहीं मिला था। तो अब चलते हैं कहानी के उस हिस्से में जो ड्रामा और खून खराबे से भरा है, वो हिस्सा जो औरंगजेब को सत्ता के शिखर तक ले गया। देखिए, एक बात तो बिल्कुल साफ है, औरंगजेब के लिए दिल्ली का तख्त कोई फूलों की सेज नहीं था। ये वो सिंहासन था जिसे उसने अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ लड़कर हासिल किया था। ये कोई आम जंग नहीं थी, ये तो घर का ही एक खूनी संघर्ष था। सोचिए, 1658 में अपने सबसे बड़े भाई दारा शिकोह को हराया, जो अब्बास शाहजहां के सबसे चहेते थे, और बस एक साल के अंदर 1659 में दारा का सर कलम करवा दिया गया। बात यहीं नहीं रुकी, 1661 में दूसरे भाई मुराद बख्श को भी मौत के घाट उतार दिया, और तो और अपने पिता ताजमहल बनवाने वाले महान शाहजहां, उन्हें भी आगरा के किले में कैद कर दिया, जहां उन्होंने एक कैदी की तरह अपनी जिंदगी के आखिरी दिन गुजारे। लेकिन हाँ, एक बार जब सिंहासन मिल गया तो औरंगजेब ने खुद को एक जबरदस्त विजेता और साम्राज्य बनाने वाले के तौर पर साबित किया। उसने मुगल सल्तनत की सरहदों को इतना फैलाया जितना पहले किसी ने सोचा भी नहीं था। जरा इस नक्शे पर एक नजर डालिए। ये जो पूरा नारंगी हिस्सा दिख रहा है, ये सब औरंगजेब की जीत का नतीजा है। पूरब में असम से लेकर दक्षिण में दक्कन के पठार तक उसके दौर में मुगल साम्राज्य हिंदुस्तान का सबसे बड़ा, सबसे ताकतवर साम्राज्य बन चुका था। उसने दक्कन की दो बड़ी ताकतों, बीजापुर और गोलकुंडा, दोनों को घुटनों पर ला दिया। उधर राजपूत रियासत मारवाड़ पर कब्जा किया तो पूरब में असम तक मुगल परचम लहरा दिया। मतलब उसकी फौजी ताकत का कोई मुकाबला ही नहीं था। तो चलिए अब औरंगजेब के शासन के सबसे दिलचस्प और कह सकते हैं सबसे उलझे हुए पहलू को देखते हैं। उसकी नीतियां, उसके फैसले, जिनमें गजब का विरोधाभास था, और यही चीजें उसे इतिहास का एक कॉम्प्लेक्स किरदार बनाती हैं। अब देखिए औरंगजेब का पहला बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन। एक तरफ उसने भरे दरबार में पब्लिकली संगीत और नाच गाने पर पाबंदी लगा दी। क्यों? क्योंकि वो इसे गैर इस्लामिक मानता था। लेकिन मजे की बात यह है कि वो खुद एक बेहतरीन वीणा वादक था। सोचिए, सबके लिए संगीत हराम और खुद अकेले में सुरों के उस्ताद। और ये अजीब किस्सा यहीं खत्म नहीं होता। उसने गैर मुसलमानों पर वो बदनाम जजिया टैक्स फिर से लगा दिया। ये एक ऐसा टैक्स था जिसे कई लोग भेदभाव वाला मानते थे। लेकिन अब जरा ये सुनिए, उसी औरंगजेब के राज में मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में हिंदू अफसरों की तादाद किसी भी दूसरे मुगल बादशाह से कहीं ज्यादा थी। मतलब एक ही वक्त में वो कितना कट्टर भी था और कितना प्रैक्टिकल भी। ये विरोधाभास उसकी बनवाई इमारतों में भी झलकता है। एक तरफ तो है लाहौर की शानदार विशाल बादशाही मस्जिद, जो उसकी शाही ताकत की नुमाइश करती है, और दूसरी तरफ है औरंगाबाद में बीबी का मकबरा, अपनी बेगम के लिए एक बहुत ही साधारण सी याद, जिसे लोग गरीबों का ताजमहल भी कहते हैं। अब बात करते हैं उसके शासन के आखिरी दौर की। एक ऐसा दौर जो एक कभी न खत्म होने वाली जंग के नाम रहा। एक ऐसी जंग जो उसका जुनून बन गई और जिसने पूरे साम्राज्य को खोखला कर दिया। पूरे 26 साल सोचिए, औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 26 साल दिल्ली के ऐशो आराम में नहीं, बल्कि दक्कन के मैदानों में जंग लड़ते हुए गुजारे। ये कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। उस दौर में दक्कन में मराठे एक बड़ी ताकत बनकर उभर रहे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की अगुवाई में वो मुगल सल्तनत को सीधी चुनौती दे रहे थे, और औरंगजेब के लिए उन्हें कुचलना एक जिद, एक जुनून बन गया था। एक ऐसा मिशन जिसने उसके राज के आखिरी कई दशक निगल लिए। पर मराठों को हराना आसान नहीं था। वो माहिर थे गनीमी कावा में, जिसे हम आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं।
मतलब अचानक हमला करो और फिर पहाड़ियों में गायब हो जाओ। उनकी इस रणनीति के आगे मुगलों की भारी भरकम फौज अक्सर बेबस नजर आती थी। तो इस सालों साल चली लड़ाई का नतीजा क्या निकला? नतीजा ये हुआ कि मुगल सल्तनत का खजाना पूरी तरह से खाली हो गया, साम्राज्य कंगाली की कगार पे आ खड़ा हुआ। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर हैं जहां ये समझना जरूरी है कि कैसे औरंगजेब का दौर, जो एक तरफ साम्राज्य का शिखर था, वही अनजाने में उसके पतन की वजह भी बन गया। ये दो तस्वीरें अपने आप में एक पूरी कहानी है। एक तरफ उसके साम्राज्य की शान और शौकत और दूसरी तरफ उसकी अपनी कब्र, जो बिल्कुल मामूली है। ये शायद उसके जीवन के विरोधाभास की सबसे बड़ी निशानी है और शायद आने वाले पतन का इशारा भी। तो हुआ ये कि औरंगजेब जब गया तो अपने पीछे एक ऐसा साम्राज्य छोड़ गया जो बाहर से तो बहुत बड़ा और विशाल दिखता था, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखला हो चुका था। खजाना खाली था, राजपूत और मराठा जैसे पुराने साथी दुश्मन बन चुके थे और देश के अलग अलग कोनों में नई ताकतें सिर उठा रही थी। उसके बाद आए कमजोर बादशाहों के लिए इस बिखरते साम्राज्य को संभालना नामुमकिन साबित हुआ। कहते हैं अपने आखिरी दिनों में उसके खुद के शब्द ही उसकी पूरी जिंदगी का सार बता देते हैं। उसने कहा, मैं अकेला आया था और एक अजनबी की तरह जा रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूँ या मैं क्या कर रहा था। सोचिए, इतना सब कुछ जीतने के बाद एक बादशाह के मुंह से निकले ये शब्द उसकी थकान और शायद पछतावे को दिखाते हैं। तो घूम फिरकर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, क्या औरंगजेब एक दीनदार मजहबी शासक था जिसने अनजाने में अपने ही घर की बर्बादी की नींव रख दी, या वो एक महान विजेता था जिसकी कुछ नीतियों ने उसके ही साम्राज्य की जड़ें कमजोर कर दी? शायद सच इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है, और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास आज भी ढूंढ रहा है।